जिस तरह हाईकोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले कंगना रनौत के दफ्तर को बीएमसी ने तोड़ डाला, कुछ वैसे ही कोर्ट की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी को गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तारी के बाद विकास खानचंदानी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां मुंबई के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। विकास खानचंदानी की गिरफ्तारी को लेकर रिपब्लिक टीवी का दावा है कि मुंबई पुलिस ने बिना किसी कागजात के उनको गिरफ्तार किया। विकास खानचंदानी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिपब्लिक टीवी ने महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग का रुख किया। आयोग से कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें। असल में उद्धव ठाकरे की सरकार और अर्नब गोस्वामी के बीच तकरार काफी तीखा है और महाराष्ट्र सरकार की कोशिश किसी न किसी तरह से अर्नब गोस्वामी को फंसाने की है और इस काम में मुंबई पुलिस पूरी तरह से सरकार के इशारों पर काम कर रही है। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के बाद उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी और अर्नब को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया था। उसके बाद अब मुंबई पुलिस ने टीआरपी केस में रिपब्लिक टीवी के विकास खानचंदानी को गिरफ्तार कर लिया। रिपब्लिक टीवी के विकास खानचंदानी और मुख्य वित्तीय अधिकारी शिव सुब्रमण्यम सुंदरम ने अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय का रुख किया था और इस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी। मतलब कि कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले ये गिरफ्तारी की गई है। इससे ही पता चलता है कि मुंबई पुलिस के इरादे नेक नहीं हैं। असल में टीआरपी मामले में क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही जांच से ये साफ हो गया था कि पूरी कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ की गिरफ्तारी के खिलाफ महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के समक्ष याचिका दायर की गई है। इसमें मामले पर तत्काल विचार करने और हस्तक्षेप की मांग की गई है। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुंबई पुलिस को एक नए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से जुड़े नए रैकेट के बारे में पता चला है। परमबीर सिंह ने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि हंसा रिसर्च ने पुलिस में ये शिकायत दर्ज की थी। दिलचस्प बात यह है, हंसा रिसर्च द्वारा दर्ज की गई इस एफआईआर में एक बार भी रिपब्लिक टीवी का जिक्र नहीं किया गया था। एफआईआर में कई बार इंडिया टुडे का जिक्र किया गया, लेकिन मुंबई पुलिस इंडिया टुडे के बजाय रिपब्लिक टीवी के पीछे पड़ गई और उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के सियासी समर में ममता बनर्जी चौतरफा घिरती जा रही हैं। बीजेपी की जबरदस्त चुनौती का सामना कर रही ममता बनर्जी के लिए असदुद्दीन ओवैसी बड़ी मुसीबत लेकर सामने आने वाले हैं। बंगाल विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है और इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी बैठक की। माना जा रहा है कि एआईएमआईएम बंगाल की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ममता बनर्जी को जोरदार टक्कर देंगे। बंगाल में 294 विधानसभा सीटों में से 90 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। इन सीटों पर जीत हार मुस्लिम मतदाता करते हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और कुछ अन्य सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। 294 विधानसभा सीटों वाले राज्य में मुस्लिम समुदाय 120 सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 27% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में इसी वजह से ओवैसी बड़ा दांव खेलना चाहते हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार ने मीटिंग के बाद बताया कि पार्टी ने बंगाल में 23 में से 22 जिलों में अपनी यूनिट स्थापित कर ली है। संकेत इस बात के हैं ओवैसी जल्द ही कुछ सीटों पर जनसभा कर चुनावी बिगुल फूंकेंगे। बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी एक बड़ा मुद्दा है जो मुसलमानों को एकजुट कर सकता है। राज्य में मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिले मुस्लिम बाहुल्य हैं। इन 5 जिलों में 60 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण 24 परगना को छोड़कर बाकी सभी जिले बिहार की सीमा पर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को 5 सीटें मिलने का संदेश इन जिलों में आसानी से पहुंच गया होगा। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अभी सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। बिहार में मुस्लिम मतदाताओं के बीच एआईएमआईएम का उभार ममता बनर्जी की चिंता का सबब है। बंगाल में 3 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर 50% से भी अधिक हैं, जबकि कई जिलों में 25% से अधिक की हिस्सेदारी है। टीएमसी के शासन में 2011 और 2016 में 59 मुस्लिम विधायक चुने गए। 2006 में जब लेफ्ट फ्रंट ने एक तरफा चुनाव जीता था तब 46 मुस्लिम चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। टीएमसी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 98 सीटों पर बढ़त मिली थी और उसे करीब 47% वोट मिले थे। इन 130 में से 74 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40 से 90% तक है। इन 74 में से 60 पर तृणमूल ने 48% वोट पाकर बढ़त हासिल की।
AIMIM इन्हीं सीटों पर वोट बंटवारा कर ममता बनर्जी की राह मुश्किल कर सकती है। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाते हुए 18 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बंगाल में इस प्रचंड जीत के बाद एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या 2021 में बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है? 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211, लेफ्ट को 33, कांग्रेस को 44 और बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थीं। वोट शेयर में भी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। टीएमसी ने जहां 43.3% वोट शेयर हासिल किया, वहीं बीजेपी को 40.3% वोट शेयर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को उन्हीं की सरकार ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया। सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं, उनके डिप्टी सीएम अजीत पवार, जयंत पाटिल और नितिन राउत जैसे मंत्री भी डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल हैं। वजह ये कि ये लोग बिना बिल चुकाए सरकारी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब के ऊपर थोड़ा बहुत नहीं बल्कि लाखों का बिल बकाया है और जनता से बिजली और पानी का भुगतान करने को कहने वाले ये नेता मुफ्तखोरी में लगे हैं। उद्धव ठाकरे सहित उनकी सरकार में कई मंत्रियों के सरकारी आवास पर लाखों रुपए के पानी के बिल का बकाया है। पानी का बिल न भरने वालों में एनसीपी के नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आवास भी शामिल है। बिल न भरने की वजह से बीएमसी ने मंत्रियों के आवास को डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया है। एक आरटीआई के हवाले से इस बात का खुलासा हुआ कि उद्धव ठाकरे सहित उनके कई मंत्री 24 से 26 लाख रुपए का बिल दबाए बैठे हैं। इतना बड़ा बिल किसी आम नागरिक के पास बकाया होता तो बीएमसी का पूरा अमला जमला वसूली में लग जाता, उसके घर के पानी के कनेक्शन काट दिए जाते। आरटीआई के अनुसार सीएम ठाकरे के वर्षा बंगले पर दिसंबर 2019 से 24,916 रुपए, डिप्टी सीएम अजीत पवार के देवगिरी बंगले पर नवंबर 2019 से 1,35,300 रुपए का बकाया है। ठाकरे सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता जयंत पाटिल के सेवा सदन बंगले में जनवरी 2020 से 1,15,288 रुपए, कांग्रेस नेता और मंत्री नितिन राउत के बंगले पर जनवरी 2020 से 1,15,288 रुपए का बिल बकाया है। राज्य में पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जब मंत्रियों के सरकारी आवास ने पानी और बिजली के बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया। बताया जाता है कि हर साल सदन में इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई जाती है, मगर कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 2 दिन का विधानसभा अधिवेशन शुरू हो रहा है, जिसमें भाजपा इस मुद्दे को जोर शोर से उठा सकती है। राज्य विधानसभा का 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले फडणवीस ने दावा किया कि ये दरअसल 1 दिवसीय सत्र ही है, जिसमें अनुपूरक मांगों को पारित करने के लिए केवल 6 घंटे का वक्त मिलेगा। उन्होंने कहा कि उद्धव सरकार ने सत्र 2 हफ्ते का आयोजित करने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी से विधायकों और नेताओं के जाने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। पीएम मोदी के तारीफों के पुल बांधते हुए टीएमसी के एक और विधायक ने ममता बनर्जी को खरी खरी सुनाई और आरोप लगाया कि बंगाल सरकार ही विकास विरोधी है। आसनसोल नगर निगम के अध्यक्ष और पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार में शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम को एक पत्र लिखकर अपने क्षेत्र के विकास को लेकर आवाज उठाई। हकीम को लिखे पत्र में जितेंद्र तिवारी ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट के तहत उनके शहर आसनसोल को भी चुना गया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से राज्य सरकार ने शहर को केंद्र से आने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने से रोक दिया। उन्होंने लिखा कि वे आसनसोल में ही जन्मे पले बढ़े शहरी निकाय के अध्यक्ष के रूप में भी पिछले कई वर्षों से अपनी जिम्मेदारियों का वहन कर रहे हैं, लेकिन इस मसले से उन्हें गहरा धक्का लगा है क्योंकि हमारी सरकार क्षेत्र में विकास में बाधक बन रही है। जितेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि अगर राज्य सरकार ने शहर को केंद्र की स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की अनुमति दी होती तो उसे 2000 करोड़ रुपए के फंड्स मिलते, जो शहर के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होते। उन्होंने कहा कि पार्षदों की मेहनत की वजह से आसनसोल को इस सुविधा के लिए चुना गया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से राज्य सरकार ने शहर को स्मार्ट सिटी नहीं बनने दिया। लगे हाथ जितेंद्र तिवारी ने ममता बनर्जी को ये भी याद दिलाया कि उन्होंने इन फंड्स को शहर के विकास के लिए जल्द ही जारी किए जाने का दावा किया था, लेकिन अपना वादा वो निभा नहीं पाई। उन्होंने इन फंड्स को शहर के विकास के लिए जल्द ही जारी किए जाने का वादा किया था, लेकिन अपना वादा वो निभा नहीं पाई। विधायक ने कहा कि वो काफी दर्द के साथ इस पत्र को लिख रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आसनसोल को लेकर जो उन्होंने बुरा रवैया पाल रखा है उसे त्याग कर इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए।
तिवारी पश्चिम बर्धमान जिले में पार्टी के जिलाध्यक्ष के पद पर भी हैं। वे कई बार विवादों में भी रहे। चुनाव के दौरान रुपए का लालच देने के कारण चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा था। तिवारी ने कहा कि देश के अन्य कई शहरों की तरह आसनसोल को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1500 करोड़ रुपए का फंड केंद्र सरकार की तरफ से मिल सकता था, लेकिन अपने आप के विभाग ने आसनसोल को इस योजना के तहत फायदा नहीं लेने दिया। उन्होंने कहा कि ये आसनसोल शहर के साथ अन्याय किया गया। तिवारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के विभाग ने आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा अप्रूवल के लिए भेजे गए कई प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को भी मंजूरी नहीं दी। उन्होंने बताया कि इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में रानीगंज में प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर टाउन हॉल, जमुरिया में रेनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टाउन हॉल, बरनपुर, कुल्टी, जमुरिया, रानीगंज और आसनसोल में कई सड़कों के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके पहले शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिन्हें मनाने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। मंत्री राजीव बनर्जी को मनाने के लिए पार्टी ने कमिश्नरी लगा दी। विधायक मिहिर गोस्वामी तो पहले ही बीजेपी में जा चुके हैं। राज्य में मटुआ समुदाय के प्रति सरकार के सौतेले रवैये का आरोप लगाकर बीजेपी पहले ही टीएमसी को घेर रही है। बंगाल में मटुआ समुदाय के करीब 3 करोड़ मतदाता हैं, जिनकी नाराजगी ममता बनर्जी को काफी महंगी पड़ सकती है। कांग्रेस, केजरीवाल, खालिस्तानी कट्टरपंथियों और कम्युनिस्टों के हाथों का खिलौना बने किसान आंदोलन में अब आपसी लड़ाई छिड़ गई है। कोई सरकार से बातचीत के पक्ष में है तो कोई तीनों कानूनों की वापसी पर अड़ा है। कोई उमर खालिद और शर्जिल इमाम की रिहाई चाहता है तो कोई वोट बैंक की सियासत। नतीजा ये हुआ कि किसान आंदोलन दो फाड़ हो गया। भारतीय किसान यूनियन के एकता उग्राह गुट ने आयोजित उपवास से खुद को अलग कर लिया तो बीकेयू भानु गुट के 3 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस नेता और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के प्रमुख सरदार वीएम सिंह आंदोलन में पंजाब के किसानों के दबदबे से बेहद नाराज चल रहे हैं। एकता उग्राह के महासचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि संगठन का कोई भी नेता उपवास में भाग नहीं लेगा। आपको बता दें कि ये वही संगठन है जिसकी टिकरी सीमा पर हुई सभा में उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे दिल्ली दंगे के आरोपियों की रिहाई की मांग करते हुए पोस्टर्स लहराए गए थे। सुखदेव सिंह ने कहा कि उन्हें या उनके संगठन को ऐसा करने का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मानवाधिकार दिवस के मौके पर ऐसी मांग करना लाजिमी था। दूसरी तरफ चिल्ला सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों में भी आपस में ठन गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हस्तक्षेप के बाद बीकेयू भानु गुट ने नोएडा दिल्ली मार्ग खोलने का फैसला किया। संगठन के युवा पदाधिकारियों का कहना है कि वे इस निर्णय से आहत हैं और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए बिना किसी भी प्रकार की रियायत दिए जाने के खिलाफ हैं। संगठन के फैसले का विरोध करते हुए राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र सिंह चौरौली, राष्ट्रीय प्रवक्ता सतीश चौधरी समेत एक महिला किसान नेता ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इन सभी ने कहा कि वो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के निर्णय से दुखी हैं। जिन किसान नेताओं ने इस्तीफा दिया है वो धरना स्थल पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तीनों ने कुछ किसान नेताओं को अपने इस्तीफे की जानकारी दी है और सीधा भानु प्रताप को इस्तीफा सौंपा। भानु प्रताप का कहना है कि लोगों की परेशानियों को देखते हुए उन्होंने रास्ता खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन से आम जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन में माओवादियों की घुसपैठ की वजह से भी इन संगठनों में दरार पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन भानु ने वीएम सिंह से नाता तोड़ लिया है। पंजाब छोड़कर बाकी राज्यों में किसान संगठन थोड़ी नरमी दिखाते हुए सरकार से बातचीत के पक्षधर हैं। इससे पहले अकाली दल के समर्थक अजमेर सिंह लखोवाल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के कारण आंदोलन से निकाल बाहर किया गया था। याचिका वापस लेने के बाद उनकी वापसी तय की गई। यूपी के वीएम सिंह इस बात से नाराज हैं। बातचीत में पंजाब के ही किसानों का ज्यादा दबदबा है। हरियाणा में पहले 20 और फिर 29 किसानों के प्रतिनिधिमंडल के सरकार से मिलकर समर्थन देने के कारण कई संगठन नाराज हैं। इससे एक दिन पहले बीकेयू भानु गुट के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद वे चिल्ला सीमा पर धरने पर बैठ गए। बाद में वो धरने से लौट गए। मध्य प्रदेश की मिली गद्दी गंवाने और फिर उपचुनावों में बुरी तरह से हारने के बाद अब कमलनाथ को इस बात का एहसास हो गया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को हरा पाना उनके बस की बात नहीं है। मतलब उनके कुछ भी करने से सत्ता की कमान उनके हाथों में आने वाली नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस का बदलने वाला निजाम भी कमलनाथ की सियासत से मेल नहीं खाता दिख रहा है। कई गुटों में बंटी कांग्रेस में कमलनाथ की कब तक चल पाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अब कमलनाथ संन्यास लेने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं।
और जो होता है वो कहा नहीं जाता। कमलनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनीति छोड़ने के संकेत दिए। कमलनाथ ने कहा, अब मैं आराम करना चाहता हूं। मुझे किसी भी पद की कोई महत्वाकांक्षा और लालच नहीं है। मैं काफी कुछ हासिल कर चुका हूं। मैं घर पर रहने के लिए तैयार हूं। हालांकि कमलनाथ के इस बयान के बाद कांग्रेस मैदान में आ गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी। जबकि कमलनाथ के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने सफाई जारी करते हुए कहा कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता से कहा कि जिस दिन जनता चाहेगी उस दिन ही संन्यास लूंगा। कमलनाथ के इतना कहते ही छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ के पक्ष में जोरदार नारेबाजी कर कहा कि हम आपको एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नरेंद्र सलूजा ने सफाई देते हुए कहा कि कमलनाथ राजनीति में रहते हुए जनसेवा का कार्य जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश उपचुनाव में 28 सीटों में से सिर्फ 9 पर जीत हासिल करने के कारण कमलनाथ के खिलाफ राज्य में आवाज उठ रही है। हालांकि छिंदवाड़ा की जनसभा में दिए उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ सिर्फ कोई पद छोड़ने की बात कर रहे हैं या राजनीति से विदाई लेने की बात कर रहे हैं, इस पर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इन दिनों अपने बेटे के साथ छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं, जो कि कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। फिलहाल कमलनाथ मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता होने के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उपचुनाव में करारी हार के बाद उन पर गलत टिकट बंटवारे, कमजोर उम्मीदवारों और गलत रणनीति के आरोप लगातार लगे। यही नहीं, राज्य के तमाम नेता उपचुनाव में हार का ठीकरा न सिर्फ कमलनाथ पर फोड़ रहे हैं बल्कि युवा नेतृत्व की जरूरत भी बता रहे हैं। कुछ महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कमलनाथ ने सत्ता गंवा दी और फिर मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनावों में उनके दावे की हवा निकल गई। इस उपचुनाव में कमलनाथ ने दावा किया था कि शिवराज सरकार को जनता करारा जवाब देगी और कांग्रेस की एक बार फिर सत्ता में वापसी होगी। हालांकि वे सिर्फ 9 सीट ही जीत सकी। यही नहीं, सिंधिया और तमाम विधायकों के पार्टी छोड़ने और उपचुनाव में हार के बाद कमलनाथ लगातार निशाने पर हैं। कमलनाथ के बयान को लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि यदि कमलनाथ समय रहते हुए संन्यास ले लेते तो मध्य प्रदेश इतना पीछे नहीं जाता। कुल मिलाकर कमलनाथ के राजनीतिक संन्यास को लेकर दिन भर चर्चा का माहौल गर्म रहा। 73 साल के हो चुके कमलनाथ कब तक राजनीति में रहेंगे, ये कमलनाथ को ही तय करना है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव, 2020 में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव, रणनीति के जरिए बीजेपी को मुश्किलों में डालने वाले कमलनाथ नगरीय निकाय चुनाव पर फोकस कर रहे हैं।